हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट फरवरी 2016 के CDP के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? नंबर 1 स्किनर, नंबर 2 पावलोव, नंबर 3 युग या फिर नंबर 4 पियाजे। तो किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पियाजे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? नंबर 1 बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, नंबर 2 बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, नंबर 3 बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, नंबर 4 बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। हमें अपनी क्लास में बच्चों को उनकी बात कहने के लिए पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए, यानी बच्चों की अभिव्यक्ति को महत्व देना चाहिए। और अपनी क्लास में हम जो भी गतिविधियां कराते हैं उनमें अपने क्लास के सभी बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए, यानी कि सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। नंबर 1 एड़ी से चोटी, नंबर 2 अव्यवस्थित, नंबर 3 अप्रत्याशित या फिर नंबर 4 क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक किसका अनुगमन करती है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? नंबर 1 विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। नंबर 2 सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नंबर 3 विकास एकल आयामी है। नंबर 4 विकास पृथक होता है। तो विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उचित है पूछा जा रहा है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, तो ये गलत है, क्योंकि विकास निरंतर, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो जन्म के साथ प्रारंभ होती है और निरंतर चलती रहती है। विकास एकल आयामी है, गलत है, क्योंकि विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, हमारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक विकास यह सब विकास होता है, तो ये बहुआयामी हुआ। ठीक है, एकल आयामी नहीं। नंबर 4 क्या है? विकास पृथक होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि विकास पृथक नहीं होता है, संयुक्त रूप से होता है। जब हमारा शारीरिक विकास होता है तो शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा संवेगात्मक विकास भी होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है वाइगोत्स्की ने, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, और इन्होंने सामाजिक कारकों पर और भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? नंबर 1 वातावरण के प्रभाव के कारण, नंबर 2 जन्मजात विशेषताओं के कारण, नंबर 3 वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या फिर नंबर 4 प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। वंशानुक्रम और वातावरण में, वंशानुक्रम से मतलब है वे शारीरिक और मानसिक गुणों के ट्रांसमिशन से जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करती हैं, और वातावरण का मतलब होता है उन सभी चीजों से जो व्यक्ति को उत्तेजित करती हैं और प्रभावित करती हैं। इसीलिए दोनों ही, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार कैसी भूमिका निभाता है? नंबर 1 कम महत्वपूर्ण, नंबर 2 रोमांचकारी, नंबर 3 मुख्य या फिर नंबर 4 गौण। तो बच्चे के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, क्योंकि परिवार में बालक की सबसे पहली अंतःक्रिया माता पिता से होती है, उसके पश्चात अपने भाई बहन, चाचा चाची या जो परिवार में ही होते हैं उनसे होती है। इसीलिए उनका जो सामाजिकरण है वो परिवार में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, नंबर 2 औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, नंबर 3 शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। तो कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, जिसमें पहली अवस्था है
इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी कि शैशवावस्था जो कि दी है 0 से 2 वर्ष की। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि होती है 2 से 7 वर्ष की। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि होती है 7 से 11 वर्ष की। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि होती है 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों की। ठीक है, तो 11 वर्ष से ऊपर के बच्चे अनुकरण प्रारंभ करते हैं, कल्पनात्मक खेल करते हैं, तो ये तो गलत है। शैशवावस्था तर्क का प्रयोग, शैशवावस्था में बच्चे तर्क का अनुप्रयोग नहीं करते हैं, तो ये भी गलत हुआ। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष की, इसमें निगमनात्मक विचार कहाँ से आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, क्योंकि इस समय उसकी आयु 7 से 11 वर्ष की होती है। ठीक है, देखिए संधारण का मतलब क्या होता है, संधारण का मतलब होता है कंजर्वेशन। ठीक है, जैसे बच्चों को अगर एक बर्तन दे दिया जाए, उसमें पानी डाल दिया जाए और बताया जाए इसी पानी को दूसरे बर्तन में डाल दिया जाए, यहाँ पर बच्चों में ये क्षमता विकसित हो जाती है कि बर्तन का आकार बदल गया है लेकिन जो पानी का आयतन है वो नहीं बदला है। बर्तन जब बदलेंगे तो उसके आकार में परिवर्तन होते जाएगा, लेकिन जो पानी का आयतन है, पानी की जो मात्रा है वो नहीं बदलेगी। इस कॉन्सेप्ट को समझने की जो क्षमता होती है वह बच्चों में विकसित हो जाती है, किसमें, 7 से 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए वस्तु दे दी गई है, उसको लंबाई के अनुसार या भार के अनुसार घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में हमें बताना हो तो बच्चों में यह क्षमता विकसित हो जाती है कि वो उसे घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में बता सकें। ठीक है, वर्गीकरण से क्या मतलब हुआ, मान लीजिए बच्चों को किसी वस्तु के आकार या रंगों के अनुसार उसे वर्गीकृत करना हो तो बच्चों में यह क्षमता विकसित हो जाती है कि वो उसे रंगों या आकार के अनुसार वर्गीकृत कर सकें। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है। नंबर 1 प्रतीकात्मक विचार, नंबर 2 कार्यकरण, नंबर 3 अहम केंद्रित चिंतन या फिर नंबर 4 विपर्यय चिंतन। तो एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो यह किसकी समझ को प्रदर्शित करती है, तो ऑप्शन 2 सही होगा, कार्यकरण को। देखिए कार्यकरण क्या होता है, किसी कार्य के पीछे होने वाले कारणों एवं परिणामों का ज्ञान होना। बच्ची को पता है कि धूप में जो गीले कपड़े हैं वो सूख जाएंगे, कारण क्या है धूप, परिणाम क्या है सूख जाना। ठीक है, बच्ची को पता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए यह समझ प्रदर्शित करती है कार्यकरण को। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश भिन्न होता है बजाय किसके। नंबर 1 मात्रा प्रकार के, नंबर 2 आकार मूर्त प्रकृता के, नंबर 3 प्रकार मात्रा के या फिर नंबर 4 आकार किस्म के। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। और क्यों होगा, क्योंकि जो वयस्क होते हैं उनमें अनुभव ज़्यादा होता है बजाय बच्चों के, और जो वयस्क होते हैं वो सामाजिक भी होते हैं बच्चों की तुलना में, इसीलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। नंबर 1 अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, नंबर 2 शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, नंबर 3 प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना या फिर नंबर 4 मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो पूछा जा रहा है कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना गलत होता है। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, तो ये भी गलत होगा। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, तो ये भी गलत होगा। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछने से बच्चों को जो सीखने में प्रोत्साहन भी मिलेगा और उन्हें मार्ग भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि बच्चे शिक्षक प्रेरित कर रहे हैं बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए, संकेत और अनुबोधन दे रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं नंबर 1 जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, नंबर 2 परिपक्व होने से, नंबर 3 अनुकरण से, नंबर 4 वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत होता है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, परस्पर क्रिया से, ठीक है, या फिर पारस्परिक शिक्षण से। और वाइगोत्स्की ने भाषा को पहले बताया है विचार से, यानी कि विचार से पहले भाषा आती है बच्चों में, इसे भी याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नंबर 1 संज्ञानात्मक विकास के चरण, नंबर 2 शारीरिक विकास के चरण, नंबर 3 संवेगात्मक विकास के चरण या फिर नंबर 4 नैतिक विकास के चरण।
तो कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण प्रस्तुत किए हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। और इन तीनों स्तर के अपने अपने 2 स्तर भी हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि है नंबर 1 सामर्थ्यों का एक समुच्चय, नंबर 2 एक अकेला और जातीय विचार, नंबर 3 दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, या फिर नंबर 4 एक विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि होती है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कैसा काल है? नंबर 1 कम महत्वपूर्ण, नंबर 2 अमहत्वपूर्ण, नंबर 3 अति संवेदनशील, या फिर नंबर 4 निरपेक्ष। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कैसा काल है? तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, अति संवेदनशील। प्रारंभ में बच्चे अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को अपने हाव भाव के द्वारा यानी अपने गेस्चर्स के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, और प्रारंभिक बचपन में बच्चा बोलना सीखने के लिए काफी प्रेरित होता है, इसीलिए प्रारंभिक बचपन जो होता है वो अति संवेदनशील होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? नंबर 1 यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, नंबर 2 यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, नंबर 3 यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, या फिर नंबर 4 यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो बात हो रही है समावेशन यानी समावेशी कक्षा, जहां सामान्य छात्र भी होते हैं और विशिष्ट छात्र भी, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। हम बच्चों को उनकी योग्यताओं के अनुसार अलग नहीं कर सकते, बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते या विचार भी नहीं रख सकते। यह एक दर्शन है कि बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, तो ये भी गलत है। समावेशी कक्षा में हमें सामान्य छात्र और विशिष्ट छात्र दोनों की समान प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समान शिक्षा प्राप्त करने का यह उनका अधिकार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि नंबर 1 उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, नंबर 2 उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, नंबर 3 उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, नंबर 4 उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन नंबर 2 हाँ सही हो जाएगा। शिक्षक को बहुत सा लिखित कार्य देकर उन्हें कक्षा में अलग बिठाकर या उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं करते, ये एक अच्छे शिक्षक के कार्य नहीं होते हैं। हमें सीडीपी को सॉल्व करते हुए एक पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक, हम एक अच्छे शिक्षक हैं ऐसा होकर सोचना चाहिए, तो ऑप्शन बहुत जल्दी से समझ में आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? नंबर 1 मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड स्विंग्स, नंबर 2 अपमानजनक व्यवहार, नंबर 3 बी को डी, वॉच को सा, 21 को 12 लिखना, नंबर 4 कम अवधान, विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो बताना है कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी कि मूड स्विंग्स। जब बच्चों का मनोभाव जल्दी जल्दी बदलेगा तो उनका अधिगम जो होगा वो स्थिर नहीं होगा, उनके सीखने की प्रक्रिया में बाधा होगी। क्यों? क्योंकि उनका जो मनोभाव है वो जल्दी जल्दी बदल जाता है, उनका मन एकाग्र नहीं होता। जब मन एकाग्र नहीं होगा तो उनके अधिगम में बाधा आएगी, जो कि उनकी अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। अपमानजनक व्यवहार गलत होगा, बी को डी, वॉच को सा, 21 को 12 लिखना, ये डिसलेक्सिया होता है। कम अवधान, विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, तो ये बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान नहीं करता। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीखना। नंबर 1 सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, नंबर 2 संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, नंबर 3 सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, नंबर 4 सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो जो सीखना होता है वह सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, संवेगों से प्रभावित। बच्चा जब टेंशन फ्री होकर पढ़ता है तो जो भी उसे पढ़ाया जाता है वो उसे जल्दी से समझ लेता है, उसे आत्मसात कर लेता है। लेकिन जब बच्चा टेंशन में होता है तब आप उसे कितनी भी अच्छी शिक्षण पद्धति से पढ़ा लें, उसको वो आत्मसात नहीं कर पाएगा, उसे वो जल्दी से या फिर सही से समझ नहीं पाएगा। इसीलिए सीखना जो होता है वो संवेगों से प्रभावित होता है। संवेग प्रभावित करते हैं बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को नंबर 1 उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, नंबर 2
बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुनें और उनका अनुपालन करें। नंबर 3, व्याख्या न के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। या फिर नंबर 4, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मान लीजिए आप बच्चों को कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चों में उस टॉपिक के प्रति कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं। आप जब उन क्वेश्चंस का सही से जवाब देंगे, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे, तो बच्चों की उस टॉपिक के प्रति जो समझ है वो विकसित होगी, उनको वो कंसेप्ट, उनको वो टॉपिक समझ में आएगा। बच्चों की जो जिज्ञासा शांत होगी, यानी कि आपने बच्चों को उस टॉपिक के प्रति जो भी उनके क्वेश्चंस थे उनकी व्याख्या करके आपने उन्हें आश्वस्त कर दिया है और उस कॉन्सेप्ट को भी, क्योंकि बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं आपने उसके सही से जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत करके बच्चों के उस कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया है, स्पष्ट। तो स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। नंबर 1, याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनाना। नंबर 2, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। नंबर 3, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। नंबर 4, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो पूछा जा रहा है प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, क्योंकि इन तीनों ही प्रक्रियाओं में बच्चे सक्रिय होंगे। याद करना, अनुकरण और नकल करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना, इनमें बच्चे ना ही सक्रिय होंगे ना ही उनके अधिगम में विकास होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। नंबर 1, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। नंबर 2, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। नंबर 3, अपनी रुचि से। नंबर 4, पुरस्कार के लिए। तो बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से, अपने इंटरेस्ट से। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सृजनशील का मतलब होता है क्रिएटिविटी। देखिए, बच्चे जब किसी गतिविधि में भाग अपने इंटरेस्ट से लेंगे तो उसमें कुछ नया करने की वो सोचेंगे, उसमें ज़्यादा एक्टिव होकर सोचेंगे। तो सर्वाधिक सृजनशील तभी होंगे जब वे इंटरेस्ट के साथ उस गतिविधि में भाग लेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। पुरस्कार के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर बच्चे सृजनशील नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अपनी रुचि से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इससे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए। नंबर 1, परेशानी। नंबर 2, समस्या। नंबर 3, संसाधन। या फिर नंबर 4, बाधा। तो भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, क्योंकि जब एक क्लास में बहुभाषी बच्चे होंगे तो शिक्षक को आसान हो जाएगा बच्चों को भारत की विभिन्न भाषाओं को समझाना, भारत की भाषाई विविधता को समझाना। इसीलिए शिक्षक को बहुभाषिकता यानी बहुभाषी संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। नंबर 1, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। नंबर 2, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं। नंबर 3, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। या फिर नंबर 4, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। सीखने की प्रक्रिया में जो गलतियां त्रुटियां होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का ही हिस्सा होती हैं। जब वो गलतियां करेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे उनके मानसिक स्तर को। इसीलिए उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। क्या देखी जानी चाहिए? उनकी गलतियों को। जब बच्चे गलती करते हैं तभी आपको पता चलता है कि उन्हें बाधा, उनके अधिगम में बाधा कहाँ पर आ रही है। बच्चे एक अभ्यास के बाद अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक छात्र अपनी गलती और अपनी त्रुटियों से ही सीखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। नंबर 1, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। नंबर 2, कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। नंबर 3, उस पर एक भाषण देकर। या फिर नंबर 4, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जटिल परिस्थिति,
देखिए, जब आप किसी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे तो एक छोटे हिस्से को सॉल्व करने में बच्चा अपना दिमाग ज़्यादा लगाएगा, मतलब उनकी जो तर्क शक्ति है या फिर कह लें जो विचार शक्ति है वो ज़्यादा विकसित होगी, जागृत होगी। इसीलिए जब हम कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर निर्देश लिख देंगे तो यह बच्चों की सहायता करेगा जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। नंबर 1, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। नंबर 2, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। नंबर 3, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। नंबर 4, अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, तो यह समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। देखिए, बच्चों का मानसिक स्तर भिन्न होता है। कुछ भी सीखते समय शिक्षार्थी जो होते हैं वो कुछ ना कुछ अनुभव और कठिनाइयाँ अवश्य होते हैं। किसी को जल्दी समझ में आ जाता है तो किसी को देर में समझ में आता है। इसका उन्हें अनुभव होता है, उन्हें इसमें कठिनाइयाँ होती हैं जिसके आधार पर वो अपने ज्ञान को परिवर्तित कर लेते हैं। इसीलिए शिक्षक जो ज्ञान प्रस्तुत करते हैं उसको उसी रूप में ग्रहण करके ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित वो नहीं कर सकते। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, समस्यात्मक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र नंबर 1 बेहतर होता है, नंबर 2 स्थिर रहता है, नंबर 3 अवनत होता है या फिर नंबर 4 समान रहता है। तो जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि जब बच्चे सामूहिक चर्चा करते हैं तो अपनी उस समस्या के प्रत्येक पहलू पर अपने विचार विमर्श करते हैं, चिंतन करते हैं, जिससे उनका जो अधिगम होता है वो बेहतर भी होता है और विस्तृत भी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। नंबर 1, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। नंबर 2, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती हैं। नंबर 3, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। नंबर 4, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो पूछा जा रहा है कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। गतिविधियां जो होती हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता होती हैं। शिक्षार्थियों को समूह में बांटकर शिक्षण कार्य का संचालन करवाना गतिविधि आधारित शिक्षण होता है। तो एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक क्या कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो यह टिप्पणी क्या कहलाती है, क्या प्रदर्शित करती है। नंबर 1, जाति भेदभाव का परिचायक है। नंबर 2, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। नंबर 3, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। नंबर 4, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो यह लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकलन नंबर 1 बच्चों को लेबल करने यानी नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। नंबर 2, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। नंबर 3, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। नंबर 4, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो जो आकलन होता है वो सीखने में सुधार का एक तरीका है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि बच्चे के कार्य का जब हम आकलन करते हैं तो हमें उनके सीखने की प्रगति का ज्ञान होता है, उनके कठिनाइयों के स्तर का पता चलता है और उनकी समस्याओं का जब हमें पता चलता है तो हम उसे सुधार करते हैं। तो क्या हुआ आकलन, सीखने में सुधार का एक तरीका। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, नंबर 1 बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। नंबर 2, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। नंबर 3, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। या फिर नंबर 4, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसके लिए विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसके लिए हमें एक विशेष डेस्क का प्रबंध कर देना चाहिए।
कक्षा में पर्याप्त रोशनी का इस्तेमाल करना चाहिए और श्याम पट्टी या फिर ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो भी इस्तेमाल किया जा रहा है उसको ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां पर चमक ना उत्पन्न हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन CDP के। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।